ओके, तो लास्ट क्लास में जहां तक हमने पढ़ा था ना, दैट वाज योर सी एफ टी D10 तक के केस हम लोगों ने कर लिए थे। कलर कैसे आते हैं, हाई स्पिन होता है, लो स्पिन होता है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मुझे करानी है आपको, एक दो छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो है इसमें सिनर्जिक इफेक्ट। अब ये सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, और एक है EAN रूल या EAN नंबर। सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, अब देखो जो आपके लीगेंड्स होते हैं, मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में अभी बता रही हूँ, पॉलिश लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ। जो आपके लीगेंड्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या है कि लीगेंड्स डोनेट द पेयर ऑफ द लीगेंड टू द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल। तो ये लीगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल, ठीक है। मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए हर कोई लीगेंड को बोलते हैं हम सिग्मा डोनर, ठीक है। डेटिव बॉन्ड बनता है और ये हो गया सिग्मा एक्सेप्टर। अब क्या होता है कि कई बार आपका जो लीगेंड है ना, उसके पास होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल। व्हाई आई एम सेइंग एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल, बिकॉज बेटा अगर जिसमें पाई होगा तो ऑब्वियसली पाई स्टार भी होगा। तो पाई है तो फिर पाई स्टार उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होगा। और अगर आपके पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल अवेलेबल है लीगेंड के पास, तो मेटल क्या करता है, मेटल उसमें अब देखो मेटल कंप्लीटली एम्प्टी तो नहीं होता ना डी, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल में। तो मेटल क्या करेगा, अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लीगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल के पाई बॉन्ड बना देगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होगा विच कैन एक्सेप्ट the pair of electrons from the मेटल के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ कि पहले लीगेंड ने बनाया एक ऐसा, ठीक है, ये हो गया सिग्मा डोनर। अब इसके ऊपर था एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल। अब इसने क्या किया कि जो लीगेंड के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो इसमें ले लिया, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच लीगेंड और मेटल में बन जाता है डबल बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, यानी कि आप बोल सकते हो कि पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग कौन किसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू लीगेंड, ये है पाई बॉन्ड, मेटल से लीगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया सिनर्जिक इफेक्ट। अब सिनर्जिक इफेक्ट क्यों इसको बोलते हैं, इसमें क्या स्पेशल है, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है CO। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वाला लीगेंड है ना, उसमें एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होता है क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अब कई बार ऐसा होता है कि तुम मुझे कहोगे कि मैडम आपने CN क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। बेटा है तो CN में भी पाई बॉन्ड है, पर किसी भी स्पीशीज में बॉन्ड बनाने के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मेटल और लिगेंड का एनर्जी आपस में मैच करना चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि किसी के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास डोनेट करेगा, ये जरूरी नहीं होता। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से वो लिगेंड नहीं हो जाता। It is not mandatory कि lone pair of electrons are present so it will behave as a ligand. No, it is not at all mandatory. होता क्या, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए मेटल और लिगेंड का एनर्जी एक जैसा होना जरूरी है। तो CN में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से थोड़ा सा उसका एनर्जी डाउन हो जाता है। जहाँ पे भी है तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इसका मेटल के साथ मैच करता है, काफी मेटल के साथ मैच करता है इसका, ठीक है। जिसका इसके साथ बनेगा वहां पे उसका नहीं बनेगा। तो आपको कोई ऐसे चेक नहीं करना है किसका बनता है किसका नहीं, बस जिसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछता है वो कर देना। इसका मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मेरे पास आ गया MCO6 का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मेटल में जो CO बना हुआ है, तो इसमें एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक ये पाई बॉन्ड हो गया। तो जब आप पाई बॉन्ड बनाते हो तो तुम्हें ये बात भी पता होगी कि जो आपका CO है उसका अपना स्ट्रक्चर क्या है।
सीओ का स्ट्रक्चर ऐसा है, 3 4 5 प्लस 3 4 5 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये वाली स्ट्रक्चर है तो एम सी में मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाती हूँ। 3 2 5 तो नेगेटिव हो गया, 3 2 5 तो पॉजिटिव हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जितना आपका स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुए थे, सिग्मा डोनर से स्ट्रॉन्ग होंगे ना। मोर इज द, मैं वर्डिंग में लिख देती हूँ इसको, इससे सिनर्जिक इफेक्ट और समझ आएगा। मोर इज द टेंडेंसी ऑफ लीगेंड, यहाँ पे लीगेंड कौन सा है, सीओ, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। हायर विल बी द electron density on the metal, electron density on the metal, and more will be, its tendency to donate या form back pi bonding। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये अच्छा डोनर होगा, जितना अच्छे से ये सिग्मा डोनेट करेगा, उतनी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उतना वो पाई बनाएगा। तो जितना सिग्मा स्ट्रॉन्ग उतना ही पाई स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स ट्राइज टू स्ट्रेंथन ईच अदर, ट्राइज टू स्ट्रेंथन ईच अदर। सिग्मा एंड पाई एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। इट इज कॉल्ड एज सिग्मा, इट इज कॉल्ड एज सिनर्जिक। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। अब आप देखो कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टार्ट पॉइंट लिख देती हूँ कि ड्यू टू द बैक पाई बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कलर रेड लेना चाहिए। बैक पाई बॉन्डिंग, CO bond strength decreases and CM या MC bond strength increases। ये भी अनदर फॉर्म है सिनर्जिक इफेक्ट की। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आता है क्वेश्चन जो मैंने रेड कलर से टिक किया है। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, जितना CO बॉन्ड सिग्मा डोनेट करेगा, तो सिग्मा डोनेट करने से क्या होगा, सी और ओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में। और जितना ज्यादा ये सिग्मा डोनेट करेगा, सिग्मा डोनेट करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना उसको, फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे बढ़ जाएगी तो ये पाई बनाएगा। अब पाई इसमें किस में इलेक्ट्रॉन देता है, पाई स्टार में। तो पाई स्टार में देगा तो पाई ब्रेक हो जाएगा, तो ट्रिपल का क्या बन जाएगा, सिग्मा डबल बन जाएगा। और मेटल का जो पहले सिग्मा बना हुआ था ओनली, वो क्या हो जाएगा, एम और सी डबल हो जाएगा। तो एम और सी सिंगल से डबल हो गया, सी और ओ ट्रिपल से डबल हो गया। इसलिए बोलते हैं सीओ की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है और एम और सी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्ट्रेंथ को आप अपोजिट बॉन्ड लेंथ से भी ले सकते हो। सीओ की स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, इसमें एमसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है। जिस बच्चे को ये समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अगली स्लाइड पे फिर से बोल देती हूँ ये पॉइंट। सिनर्जिक इफेक्ट, पहले सीओ में कौन सा बॉन्ड था, इसको न्यूट्रली लिखते हैं क्योंकि प्लस माइनस ही होता है। यहाँ पे था ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे था ट्रिपल बॉन्ड, ये था तुम्हारा मेटल, ठीक है। अब ये बना तुम्हारा सिग्मा, और एम और सी में कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। पर क्या हुआ, ड्यू टू बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो गया, ड्यू टू बैक पाई बॉन्डिंग एम और सी में डबल, सिंगल किस में चेंज हो गया, डबल बॉन्ड में। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके किस में गए, इसके पाई स्टार में गए ना, तो पाई स्टार में जाएंगे तो ट्रिपल किस में चेंज हो जाएगा, डबल, डबल बॉन्ड में। तो इस वाले की एम और सी की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीजेस, एंड जो बॉन्ड लेंथ है
वो डिक्रीजेस। इससे आता है क्वेश्चन। और सी और ओ की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीजेस, एंड जो बॉन्ड लेंथ है दैट इंक्रीजेस। तो यहां से क्वेश्चन पकड़ता है एग्जामिनर, इसी को सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। तो मैं एक बार ना सारी स्लाइड्स दोबारा से बता देती हूँ। लीगेंड सिग्मा डोनर तो होते ही होते हैं, ऑल द लीगेंड्स आर द सिग्मा डोनर। पर कई कई बार क्या होता है कि जो आपका लीगेंड है ना उसके बाद होता है एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल, और लीगेंड की मेटल से एनर्जी भी मैच करती है। तो लीगेंड की क्या टेंडेंसी होती है कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले मेटल से, ठीक है, और पाई बॉन्ड बना ले। तो मेटल टू लीगेंड डबल बॉन्ड बन जाता है, और डबल बॉन्ड बनने का कंसीक्वेंस क्या है, जितना ज्यादा सिग्मा बनेगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे होगी, उतनी ज्यादा बैक पाई डोनेशन होगी। और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, एक दूसरे के सपोर्टर हैं। अब इसका कंसीक्वेंस ये आता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड हो डबल में चेंज हो जाता है, और एमसी भी डबल में चेंज हो जाता है। तो एमसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो इसका एक क्वेश्चन करा देती हूँ। 1 2 यानी कि ए बी, 3 4, ये ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मुश्किल पेपर आया था, ये पूछा था, तो उस लेवल का है। पेपर में तुम्हें पूछ लिया, गिव द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ सीएम बॉन्ड, एमसी लिख लो या सीएम लिख लो, मेटल कार्बन बॉन्ड इन दीज कॉम्प्लेक्सेस। चलो बताओ आंसर क्या है। सोचो क्या हो सकता है। अभी तो पढ़ाया तुम्हें, अभी पढ़ाया, अभी भूल गए क्या पढ़ाया था, सीओ कैसा लीगेंड है। सीओ बैक पाई बॉन्डिंग बनाने वाला लीगेंड है, तो सीओ क्या करेगा, सीओ जब बैक पाई बॉन्डिंग करेगा तो एमसी स्ट्रॉन्ग होगा, एमसी स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब किसमें सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे मेटल 2 नेगेटिव है, यहाँ पे मेटल 1 नेगेटिव है, यहाँ पे मेटल प्लस है, यहाँ पे मेटल न्यूट्रल है। तो जहाँ पे मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वहां पे मेटल के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम बैक पाई बॉन्डिंग, यस मैम। मैक्सिमम बैक पाई बॉन्डिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक ऑर्डर लगाओ, टेंडेंसी टू फॉर्म द बैक पाई बॉन्ड किस में जाता है, मैम बाकी डी, क्वेश्चन आराम से आ ए जाएगा। टेंडेंसी टू एंड फॉर्म बी। द बैक पाई बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म द बैक पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म द बैक पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा डी है सी में, ने डी में, डी उसके बाद सी में, उसके बाद ए में, और सबसे कम है डी। बी में। अब बैक पाई बॉन्डिंग से एमसी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सिंगल से डबल हो जाता है, सिंगल से डबल हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो एम सी का बॉन्ड लेंथ अगर पूछा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, वो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो डी में अगर सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग होती है तो उसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम होगी, क्योंकि वो डबल बॉन्ड ले लेगा, तो बॉन्ड लेंथ का ये होगा करेक्ट। यस मैम। यही क्वेश्चन अगर सीओ बॉन्ड लेंथ का पूछ लेता, जिसमें सबसे ज्यादा बैक पाइप बॉन्डिंग होती है, बैक पाइप बॉन्डिंग से सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ इंक्रीज। जाती है, तो यानी कि सबसे ज्यादा किस में आएगी, डी में, फिर सी डी। में, फिर ए में, फिर बी में। या आप ऐसा कर सकते हो अपने आप को लर्न करवाने के लिए कि सीओ और एमसी की बॉन्ड लेंथ इनवर्स ट्रेंड में होती है, ठीक है। तो इसके साथ तुम्हारा सिनर्जिक इफेक्ट कंप्लीट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद है बेटा ई एन रूल।
ठीक है। ईएन रूल को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये तो एक लाइन में हो जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि बाय व्हाट टर्म ऑफ रूल वी आर गोइंग टू डिसाइड कि दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और नॉट स्टेबल। अब ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, एम H2O6 2+। अब इसमें क्या है, या कोई भी है, मैं एक कॉम्प्लेक्स ही ले लेती हूँ ऐसे ना, हाइपोथेटिकल लिखने का कोई फायदा नहीं। कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। CuNH3 4 2+, ये एक कॉम्प्लेक्स आ गया। इस वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल ऑब्लिक आयन, मेटल या उसके आयन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो लेने। अगर मेटल न्यूट्रल है तो मेटल होगा, अगर वो आयन है तो उसमें आयन होगा। ठीक है। अब मेटल कितना था तुम्हारा, कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब कॉपर आ गया 2+, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 4 अमोनिया है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये आ जाएंगे 8। 4 × 2 हो गया ना इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना आ गया, इनका सम देख लो कितना है। ठीक है। बाकी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही मैनेज कर दिया है, बाद में नहीं किया है। कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि 29 पहले लिख देते हैं, बाद में +2 का लास्ट में -2 कर लेते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं किया। तो 8 और 7 5 और 3, तो ये आ गया इसका EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब EAN रूल क्या कहता है कि अगर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर आ जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस के, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। ठीक है। अदरवाइज स्टेबल नहीं है। तो अगर ये 35 की जगह 36 आ जाता, ठीक है, जैसे मैं कोई कॉम्प्लेक्स ले लूं FeCN6 4 नेगेटिव, Fe इसमें 2+ है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ कितने हो गए, 28 होता है, 28 नहीं 26 ही होता है, 26 का आ गया 24। 6 साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 36। अब 36 किसका एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल। अब पेपर में क्वेश्चन दो तरह से आता है। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं है। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि स्टेबिलिटी इसका EAN ही कैलकुलेट करके बताओ, तो तुम्हें EAN की कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो इजंट इट इजी, है ना, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं है। अब कई बार ना EAN रूल को बच्चे 18 इलेक्ट्रॉन रूल का नाम दे देते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कुछ चेंज नहीं है बेटा, ये भी वही है, बस इसमें ना आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं। जैसे वही दो कॉम्प्लेक्स में ले लेती हूँ, CuNH3 4 2+, इसमें आपको लेने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर 2+। अब कॉपर 2+ कितना है, 3D10 और 4s1 था ना, तो कॉपर 2+ हो गया 3D9, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 9। 4 × अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 10 7 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन। तो अगर तो आ जाता 18 इलेक्ट्रॉन, तो कॉम्प्लेक्स क्या होता आपका, स्टेबल होता। ठीक है। अब आपके पास आ गया 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे डजंट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, डजंट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड इज नॉट स्टेबल, है ना, एंड इज नॉट स्टेबल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करता है और ये स्टेबल नहीं है। तो इस तरह से हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EAN कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट है। CBSE वाले पोर्शन में या जो भी स्टेट बोर्ड्स रहे होंगे उनमें आइसोमेरिज्म कट ऑफ हो गया है, बट एक्चुअली ये नीट के उसमें नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको पढ़ना है। बहुत ज्यादा उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, चलो पढ़ेंगे, मतलब हम तो अपनी तरफ से जितना भी है
बिकॉज जो टॉपिक उधर से कट ऑफ हो जाता है ना, फिर आगे आगे वो 1-2 साल में नीट में भी मॉडिफिकेशन आ जाता है। ऑब्वियसली जब वो बच्चे 12th करके जाएंगे तो फिर उनको नहीं पढ़ा होगा ना उन्होंने। तो हम फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, इतना क्वेश्चन ही है सीबीएसई में ना, जो पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपका, सॉरी नए वाले के अकॉर्डिंग तो इतना ही है, पुराने वाले के अकॉर्डिंग एक टॉपिक और है। और आइसोमेरिज्म को तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ये कोई सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है, ये तो आपकी ड्राइंग है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? दिस इज द फिनोमिना exhibited by the compounds, the phenomena exhibited by the compounds due to which two or the more compounds have the same molecular formula but different structural and the spatial arrangements. Different structural and the spatial arrangements. तो structural arrangement different होंगे तो वो कहलाता है structural isomerism. Spatial arrangement different होंगे तो उसको बोलते हैं stereo isomerism. तो सबसे पहले structural कर लेते हैं. Structural isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे इसमें से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है, आसान है सबसे ज्यादा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसके अलावा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है, बट वो ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं होता है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बट वो ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है, वो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को ओबे नहीं करता। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? नाम से ही पता लग रहा है। Regarding the ionization isomerism, the two or the more compounds having same molecular formula but give different ions in the aqueous form, है ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर डिफरेंट आयन देते हैं एक्वस फॉर्म में, जैसे CO NH3 4 Cl2 और SO4। या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चार 2 6 और ये ये कंपाउंड ले लो CONH3 4 SO4 BR और BR, एक ये कंपाउंड है। अब ये वाले कंपाउंड को देखने में तो एक कोबाल्ट दोनों में है, 4 अमोनिया दोनों में है,
यहाँ पे सल्फेट बाहर है, यहाँ पे Br बाहर है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 6 है। अब इस वाले को जब आयोनाइज करोगे तो क्या आयन मिलेंगे? एग्जाम्पल की तुम्हें चिंता नहीं करनी है, एग्जाम्पल तो एग्जामिनर देगा ना तुम्हें। ये +2 है और ये -2 है, तो ये डिफरेंट आयंस बन गए। इस वाले में CONH3 4SO4Br, ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें डिफरेंट आयंस बन गए। अब आप बोलोगे कि मैम हमें देखने में कैसे पता लगेगा? देखने में ऐसे पता लगेगा कि आप इसको बेरियम क्लोराइड के साथ करोगे ना, तो इसमें बेरियम सल्फेट के पीपीटी आ जाएंगे और इसमें बेरियम क्लोराइड के साथ आएगा नो रिएक्शन। अब अगर तुमने इसको ट्रीट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो इसमें आएगा नो पीपीटी। अगर इसको किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो तुम्हारे पास आ जाएंगे AgBr के पीपीटी। तो जो तो AgBr के पीपीटी देता है उसमें Br बाहर होगा, जो कलर अलग अलग होगा ना पीपीटी का, जो बेरियम क्लोराइड के तो क्रीमिश से होते हैं, इसके ब्रोमीन थोड़ा ब्राउनिश सा कलर होता है, तो ये वाले होते हैं, तो ये वाले प्रेसिपिटेट देगा, तो ये है। यानी कि जिसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ वो ये है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो ये है, दूसरे के साथ वो नहीं देंगे। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड न्यूमरस एग्जांपल्स कैन बी देयर। Second type of the isomerism in this category is the linkage isomerism. लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट contain ambidentate ligand, but contain the ambidentate ligands which differ in mode of attachment of the ligands with the metal. देखो क्या मतलब हुआ। अब एम्बिडेंटेट में क्या आता है? Cn नेगेटिव आता है, Nc नेगेटिव आता है, SCN नेगेटिव आता है, NCS नेगेटिव आता है, NO2 नेगेटिव आता है, ONO नेगेटिव आता है। ठीक है, इस तरह के एम्बिडेंटेट लिगेंड है। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया CONH3 5 और SCN2+, एक ये कॉम्प्लेक्स ले CONH3 5 और यहाँ पे आ गया NCS2+, एक ये कॉम्प्लेक्स लिया। अब इन दोनों में आपके पास लीगेंड तो सेम है, पर ये वाले इसका क्या नाम लिखोगे? ये है आपका पेंटा अमीन थायो साइनेटो S कोबाल्ट 3। ये होगा पेंटा अमीन थायोसाइनेटो N मैम कोबाल्ट। आइसो आएगा। क्या हुआ? मैम आइसो नहीं आएगा यहाँ जहाँ आपने थायो ली। आइसो वाला ना पुराना नोमेनक्लेचर है, एक को आइसो और एक को थायोसाइनेटो, ये पुराना है मतलब ओल्ड वाला। न्यू वाले में थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो N होता है, तो उसमें दोनों को थायोसाइनेटो बोलते हैं, उसमें आइसो नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप जब लिस्ट पढ़ोगे ना तो यू विल गेट टू नो। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। पुराने वाले में एक को थायोसाइनेटो एक को आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं, न्यू वाले में थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो N बोलते हैं। तो ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। मतलब ये वाले लिगेंड जब भी तुम्हें लगे कि इनका मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है, तो ये आपके पास होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप का आइसोमेरिज्म है तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड एज द क्या बोला था पहले, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यस मैम। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की पहचान है कि बोथ
the cationic and the anionic part are the complexes. पहली बात तो दोनों cationic and anionic part क्या हैं, complexes हैं. दूसरी बात, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट differs in the ligands in the cationic and the anionic complexes. जैसे देखो क्रोमियम NH3 6 ले लो और यहाँ पे ले लो तुम कोबाल्ट CN6 3 नेगेटिव. अब ये कैटायनिक है, ये एनायनिक है, दोनों में +3 है और लीगेंड ये है. अब इसके साथ ये एक कॉम्प्लेक्स हुआ ना, इसके साथ अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाए कि CONH3 6 3+ and CrCN6 3 नेगेटिव, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाए तो इसमें कोबाल्ट और कोबाल्ट सेम है, क्रोमियम और क्रोमियम सेम है. ठीक है, तो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में डिफरेंस है बस. कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट के एनायन चेंज है. पहले कोबाल्ट के साथ साइनाइड था, अब कोबाल्ट के साथ अमोनिया. ये कैटायनिक है, ये एनायनिक है, तो ये दो आपस में क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म. फोर्थ टाइप का आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. ये भी नाम से ही क्लियर है, hydrate isomerism. Now what are the hydrate isomerism? This type of the, जैसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आप अंदर बाहर कर रहे थे ना, आयंस को एक्सचेंज कर रहे थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, या आउटसाइड एंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन सफियर, इसमें भी कुछ ऐसा ही है. दिस टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म arises due to the change in number of water molecules present outside and inside the coordination sphere. ठीक है, उसके अंदर बाहर कैसे चेंज है. जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल ले ली, CrH2O6 और Br3, ये कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, CrH2O5 एक Br अंदर आ गया और वाटर का मॉलिक्यूल एक बाहर चला गया. ठीक है, और Br2, ये तो वैसे दोनों बनता है, ये हाइड्रेट भी बनता है और ये आयनाइजेशन भी बनता है. ठीक है, तो CrH2O4 मैंने एक Br और अंदर ले लिया और यहाँ पे होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड Br. तो ये सारे आपस में आयनाइजेशन भी हैं क्योंकि डिफरेंट आयन भी देंगे, और ये सारे आपस में हाइड्रेट भी हैं. आप सिंपल हाइड्रेट वाला भी ले सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. दोनों साइड आप एक साइड अमोनिया कर लेना, एक साइड वाटर कर लेना, तो अमोनिया के आयन नहीं बनेंगे, वाटर के आयन बनेंगे. ठीक है, या आप वाटर को बाहर अंदर कर सकते हो. तो कोई भी एग्जांपल हो जिसमें वाटर चेंज लग रहा है आपको, तो ये होगा. ये तो आपके मेन है, मतलब 4 टाइप. फिफ्थ वाला ना वो ट्रू नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ. फिफ्थ है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म. पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स में ना सेम एम्पिरिकल फार्मूला होता है, डेफिनेशन ही नहीं बनती है आइसोमेरिज्म की, क्योंकि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए ना. इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट है बट एम्पिरिकल फार्मूला सेम है. तो सेम एम्पिरिकल फार्मूला. देखो जैसे मैंने एक आयन लिया Ni, नहीं इससे तो प्लेटिनम का लेना, ये बेस्ट एग्जांपल. ठीक है, क्या होगा ये, जैसे तुम्हारे पास आ गया कोई
PTNH3 ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इसमें प्लेटिनम देख लो कितने हैं, अमोनिया देख लो कितने हैं, Cl देख लो कितने हैं। प्लेटिनम इसमें 1 है, अमोनिया 2 है, Cl2 है, तो इसमें 1:2:2 रेशो है। सेकंड मैंने ले लिया PTNH3 PTCl4, ये +2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। प्लेटिनम कितने हैं 2, अमोनिया कितने हैं 4, क्लोरीन कितने हैं 4, और इसमें भी रेशियो देखोगे तो क्या है 1:2:2। बस ऐसे तुम मैथमेटिकली जितने मर्जी बनाई जाओ। तीसरा तुमने ले लिया PTNH3 को 3 कर लिया, एक Cl ले लिया, और दूसरे में PTCl4 को 2 नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो अगर इस पे कैसे आएगा तुम्हारा चार्ज +2, जब इसको लेंगे +1 है ना, और ये आएगा दिस। तो अब ये क्रॉस मेथड से ऐसे हो गया, तो ये बन जाएगा PTNH3 थ्राइस Cl ट्वाइस और PTCl4। अब इसमें देखो प्लेटिनम कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, अमोनिया कितने हैं। अब इसमें प्लेटिनम आ गए 2 और 1 3, ये आ गए 3 × 2 6, ये भी 4 2 6। रेशो अभी भी क्या है 1:2:2। इसका अपोजिट ट्विस्ट कर लो। अपोजिट क्या होगा कि अब आपने PTNH3 को 4 ही लेना है, ये 2+ आएगा, इसमें ट्विस्टिंग कर लो, PTCl3 और एक अमोनिया डाल दो। अब इसके ऊपर चार्ज -1 लगाना पड़ेगा, अब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा PTNH3 4 2+, और यहाँ पे बनेगा PTCl3NH3 ट्वाइस। तो अब प्लेटिनम कितने हैं 2 और 1 3, अमोनिया 6 और क्लोरीन 6। तो अभी भी रेशियो कितनी है 1:2:2। तो जितने भी ये 4 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे ये क्या आता है कोऑर्डिनेशन आइसो सॉरी पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स होते हैं। अभी मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, पिछली स्लाइड कर देती हूँ, आप आराम से पॉलीमराइजेशन को नोट कर लो, देन विल मूव ऑन। देख लो एक मिनट, इसकी एक 2 एग्जांपल उतार लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे भी थोड़ा सा स्टॉप कर जाऊंगी। कर दो शिफ्ट। यस मैम। लो, अब पॉलीमराइजेशन को अच्छे से नोट कर लो, कई बार बुक्स में नहीं भी होता। आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर 1 मिनट। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। चलो, इसके साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका कंप्लीट है, उसके बाद है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ना थोड़ा सा पार्ट 3D है। आई विल ट्राई टू शो दिस टुडे, अगर आज उसकी टर्न आ गई तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ना ये वर्चुअल बैकड्रॉप रिमूव कर दूंगी, क्योंकि इसमें कटता है हाथ, अच्छे से दिखता नहीं है। फिर नेक्स्ट में मैं 2-4 पेन लेके या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके फिर बता दूंगी। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले वाला पार्ट तो आसान है, आराम से कर दोगे, बट डिफरेंट
spatial orientation, या different spatial arrangement of ligands around the central metal atom. Around the central metal atom. अच्छा चलो सुनो, अब इसमें सबसे पहला तो आता है अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दो टाइप होती हैं स्टीरियो की। फर्स्ट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कैसे करोगे? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली सिस ट्रांस वाला होता है। तो ज्योमेट्रिकल पहले करेंगे और इसमें दो कोऑर्डिनेशन नंबर ही हैं जिसमें हमने इसको स्टडी करना है। तो in the case of the geometrical isomerism we will start from the coordination number 4 and coordination number 6. Geometrical isomerism in the coordination number 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्योमेट्रीज होती हैं, एक तो टेट्राहेड्रल और एक तो स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में all the positions are adjacent with respect to each other. All the positions are adjacent with respect to each other, so they won't give the geometrical isomerism. So they do not give the geometrical isomerism. मतलब पेपर में तुम्हें इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स हमें पेपर में आया है उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, वीबीटी से करना है ये, और उसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर नहीं है। तो अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल आती है ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। टेट्राहेड्रल में तो सारे ही एक दूसरे के एडजेसेंट है, कोई भी सिस या ट्रांस बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कभी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर गिव द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो लेट्स चेक इट आउट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैं टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल लेती जा रही हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टाइप 1 है ना वो है AB4। AB4 का मतलब होता है कि सारे के सारे सेम। मैंने AB4 लिखा है, आप इसको ML4 लिख लो। बेटर इज टू राइट इट एज ML4 ताकि तुम्हें पेपर में कनेक्ट करना आसान हो जाए। पेपर में ML4 नहीं आएगा, खुद दिमाग लगाना कि एक वो कॉपर है, 4 के 4 अमोनिया है, सारे सेम है, तो ऐसे बोलते हैं ML4 या कुछ। तो एक तुम्हारे पास आ गया मेटल, बाकी इसके साथ आ गए लीगेंड। तो ये तुम्हारा मेटल आ गया और ये 4 आ गए लीगेंड। तो इस वाले केस में बेटा कभी भी सिस ट्रांस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारी पोजीशन ही एडजेसेंट है एक दूसरे के, है ना, सेम ही है। या अगर कोई एक ग्रुप सिस भी फॉर्म कर रहा है, ट्रांस भी फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना, एक बात और, मैक्सिमम एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है बच्चे लिख देते हैं 0। 0 कभी भी आंसर नहीं होता। आप ये देखो ना, खुद मॉलिक्यूल तो है ही है ना, मॉलिक्यूल की खुद की कोई स्ट्रक्चर तो है ही है, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 1 लिखोगे, बाकी आंसर दोगे नो सिस ट्रांस। सिस ट्रांस का कोई पेयर नहीं बनता, पर इसका एक मॉलिक्यूलर प्लेन तो है ही है ना, जैसे ये रखा हुआ है। ठीक है, तो टाइप 2 में तुम्हारा आ गया ML अब मैं कैसे लिखूं इसको, ए भी कर देती हूँ यहाँ पे, है ना, L डैश लगाने में तो बहुत टाइम हो जाएगा। MA3B तुम समझ रहे होगे। A3B का मतलब होता है कि 3 एक जैसे लीगेंड है और 4th अलग लीगेंड है। इस वाले में भी अगर आपके पास कोई ऐसा लगता है कि A और A आपस में सिस हैं और ये आपस में ट्रांस हैं, तो सिस और ट्रांस अगर कोई दोनों चीजें शो करता है तो इसका मतलब ना वो सिस है ना वो ट्रांस है, वो एक तरह से आपको बेवकूफ बना रहा है। जी, इसके साथ सिस है, इसके साथ ट्रांस है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी नहीं है। तो इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा तो 1 होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, इसका आइसोमर 1 होगा, नो सिस ट्रांस। ठीक है, नो सिस ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 1 नहीं होता, बेसिकली होता है आइसोमर 1। ठीक है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल नहीं है। मतलब पेपर में 0 वाली ऑप्शन टिक मत करना, सीधा सा कहने का मतलब है। अब आ गई टाइप 3। टाइप 3 में तुम क्या ले सकते हो? टाइप 3 में ले सकते हो तुम MA2B2। MA2B2 को आप
टू फॉर्म में रख सकते हो। ए को या तो सिस लगा लो, ये इसके इधर भी सिस है, इधर भी सिस है, जैसे मर्जी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ये सिस है। अगर कोई बच्चा यहाँ सिस लगाता है, यहाँ लगाता है दूसरा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस एडजेसेंट होने चाहिए। ट्रांस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज अ ट्रांस एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सिस। और इसको बोलेंगे कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है 2। इसमें बहुत फेमस एग्जांपल आती है PTNH3 ट्वाइस Cl2। प्लेटिनम सेंटर में होता है, तो 2 क्लोरीन हो गए आपके ऐसे एडजेसेंट, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा अमोनिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिस फॉर्म। और PT इज इक्वल टू, अगर तुम इसका ऐसे लगाते हो कि NH3 दिस वे एंड Cl दिस वे, ये हो गया तुम्हारा ट्रांसफॉर्म। तो याद रखो, ये जो इस वाले आइसोमर में स्ट्रक्चरल चेंज होने से कंपाउंड भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होने से कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। इस वाले को बोलते हैं सिस्प्लेटिन, और ये वाला सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग, जबकि इसका ट्रांस वाला कोई ऐसी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। तो आपको पेपर में ये बात याद रखनी है कि आपका जो कंपाउंड है ना, वो कंपाउंड स्ट्रक्चरल अलग देता है, तो इसका मतलब है वो कंपाउंड भी अलग है, सिर्फ कॉपी पे लिखने में अलग नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो अब इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पेन को ठीक कर ले। पेन लिख नहीं पा रहा है। चलो नेक्स्ट वाली आ गई। इसकी कितने टाइप थी? ये 2 आई है ना? 2 कैसे आई? 3 आनी चाहिए। हाँ, है ना? 3 आएगा ना यहाँ पे। अब आएगा तुम्हारा टाइप 4। टाइप 4 क्या होगा? टाइप 4 वाले केस में आ जाएगा Ma2Bc। Ma2Bc का मतलब है कि 2 एक जैसे हैं और यहाँ पे अलग अलग है। अब यहाँ पे भी आपको बाकी 2 को नहीं देखना है, ये दोनों सेम वाले हैं तो ये सिस होगा। ठीक है, इसको ऐसे लगा दिया, ये बी, तो ये क्या होगा? ट्रांस। ट्रांस होगा, तो इसमें भी सिस ट्रांस होगा। उसके बाद है टाइप 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर है। MABCD। हमें लगता है कि इसके आइसोमर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सिस ट्रांस नहीं बनने चाहिए, पर इसका ना एक लॉजिक होता है। जब पेपर में इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लिखता है तो इसका आंसर नो नहीं आता। इसका एक लॉजिक क्या है कि एक की पोजीशन सेट कर दो, बाकी उसके साथ एडजेसेंट पोजीशन पे पोजीशन चेंज करते चलो। जैसे इसका एडजेसेंट तुम चलो ये मान लो, तुम इधर भी मान सकते थे। ए है तो यहाँ पे बी लगा दो, बाकी फिर CD आ गए। ए है तो अब यहाँ पे C लगा दो, बाकी फिर BD आ गए। ए है तो यहाँ पे D लगा दो, बाकी फिर BC आ गए। तो ये इसके 3 आइसोमर्स हैं। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन कि MABCD के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, पर कोई भी सिस और ट्रांस नहीं। ठीक है, उसके बाद टाइप 5। टाइप 5 थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हो, जैसे MAA ट्वाइस आ गया। AA ट्वाइस का मतलब होता है बाइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल EN ट्वाइस आ गया कुछ। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया कॉपर, कॉपर के साथ यहाँ पे N करके EN लगा दिया ऐसे। ठीक है, और ये जो EN वाला लिगेंड है, इथिलीन डाइअमीन है, ये सिस ही लग सकता है, ये कभी ट्रांस नहीं लग सकता। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका होगा 1। बाकी आप इसमें क्या कहते हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है ना। अब ABCD कर दिया तुमने, ABCD कर दो, A2BC कर दो, वो सारी चीजें एक ही हैं, या ABC2 कर दो तो वो सेम ही आ जाता है। तो ये मेजर कैटेगरीज है इसकी। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा ऑक्टाहेड्रल आता है। अब ऑक्टाहेड्रल पहले मैं अरेंजमेंट बता देती हूँ। ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, मैं यहाँ पे नंबर लगा देती हूँ ताकि आपको तुम्हें आइडिया रहे कि कैसे लिखना है। ठीक है, अब इसमें सिस वाली पोजीशन कौन कौन सी है? 1 और 2 सिस है, 1 और 6 सिस है। ठीक है, 2 और 3 सिस है,
3 और 4 सिस है, 4 और 5 सिस है, 5 और 6 सिस है। ठीक है, ट्रांस वाली पोजीशंस लिमिटेड ही है। ट्रांस वाली पोजीशंस क्या होंगी? 1 एंड 4 ट्रांस है, 2 2 and 5. एंड 5 ट्रांस है, 3 एंड 6 ट्रांस है। बस इसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसमें आ गया टाइप 1, टाइप 1 में क्या आया बेटा? टाइप 1 में आ गया MABCDEF, 6 के 6 डिफरेंट। इसको बस रटी दो कि इसमें 15 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल। तो MABCD और ABCDEF, इसके 15, उसके 3। ठीक है, उसके बाद है टाइप 2, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इसके 15 बनते हैं। तो टाइप 2 बिल्कुल सिंपल, MA6 में ना सिस होगा ना ट्रांस होगा। क्यों नहीं होगा सिस ट्रांस? बिकॉज ऑल द पोजीशंस आर Adjacent. एडजेसेंट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें 1 होगा। उसके बाद आया टाइप 3। ठीक है, मैंने रोमन में ही लिख लिया, चलो एनी हाउ जैसे भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। MA5B, इसमें भी नहीं होगा बेटे, क्योंकि अगर एक लीगेंड आपका सिस ट्रांस दोनों देता है तो वहां पे मुश्किल है। 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? 1 होगा। 3 तक पहुंच गए हम, रुकिए फिर। उसके बाद आ गया टाइप 4। टाइप 4 के लिए आ गया MA3B3। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी को नोट करके रखना। यही वाली टाइप में मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी 1 मिनट में करा दूंगी, तुम्हारी कॉपी से ही पढ़ के कि इसका ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये नोट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। MA3B3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। MA3B3 को ना बनाने के बहुत ढंग है। तुमने क्या करना है ना, तुमने पहले ऐसे बनाना है कि ए और ए, 3 एक प्लेन में रखने हैं। बाकी फिर जो पोजीशन बच गई बाकियों को ऐसे रखना है। याद रखो ये कहानी मैंने कैसे कहा। और दूसरा वे क्या है? दूसरा वे है कि तुम्हें ऐसे बनाना है, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए। तुम ऐसे बनाओगे जिससे ना इसकी एक ट्राइंगल बने। रुको, ये देखो, ये ऐसे 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 एक ट्राइंगल बन रही है, ऐसे 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 एक ट्राइंगल बन रही है। हमारी ट्राइंगल थोड़ी सी खराब हो गई। इसको बोलते हैं फेशियल। फेशियल का फैक लिखा होता है। और इसको बोलते हैं मेरिडोनियल। मेरिडोनियल, मेरिडोनियल, मेरिडोनियल को मर लिखते हैं। तो ये स्पेशल हैं जिसमें सिस ट्रांस नहीं आता, इसको फेशियल मेरिडोनियल बोलते हैं। इनके बीच में ऐसे एक प्लेन होता है फेशियल के बीच में, और मेरिडोनियल इनका प्लेन होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 4 इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद टाइप 5। टाइप 5 इज MA4B2। ये वो केस है जो सब बच्चों को आता होता है। MA4 में मतलब आ जाएगा तुम्हारा ऐसे, और ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया सिस वाला टाइप। ठीक है, ये सिस वाला ट्रांस वाला टाइप कह सकते हो आप। ये सब ट्रांस हैं। इसको इसके साथ ट्रांस ले लो, इसको इसके साथ ट्रांस ले लो, इसको इसके साथ ट्रांस ले लो। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल ट्रांस। अब यहाँ पे देखो, ए को ना हाथ पकड़ के लिखना शुरू कर दो, सब पे सेम, बी, तो ये आएगा सिस, ऑल सिस। ठीक है, उसके बाद है टाइप 6। टाइप 6 हो गई MA4BC। ये जस्ट एज सेम एज अबव, बिल्कुल सेम मार देना ऊपर जैसा। B2 और BC का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 हो गई। आगे आ जाओ 7। टाइप 7, अब सिंपल सिंपल वाली हमने कर ली है। अब MAA3। MAA3 का मतलब होता है कि बाइडेंटेट लीगेंड। बाइडेंटेट हमेशा सिस में लगते हैं, एडजेसेंट में लगते हैं। ठीक है, वो कभी ट्रांस में नहीं लगते, तो ये ऐसे लगेंगे। ठीक है, इसका कभी ट्रांस मत लगाने लग जाना पेपर में कि एक लाइन इधर दूसरी लाइन इधर, ये इतनी लंबी लाइन नहीं होती। तो इसका बनेगा सिस ओनली। इसकी ना एक टाइप में और पढ़ा देती हूँ, वो अगले आइसोमर में काम आएगी ऑप्टिकल एक्टिविटी में। टाइप 8 MAB3। MAB3 का मतलब होता है जैसे ग्लाइसिन था ना, एक ग्लाई 3। ग्लाई में एक नाइट्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, दोनों एटम। इसमें दोनों नाइट्रोजन डोनर होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से लगाना है।
इसमें मैं इसको N और C करके ही N और O करके ही लगा देती हूँ। N और O, N और O, N और O, देखो ये अलग अरेंजमेंट है। अगर तुमने इसका कुछ ऐसे कर दिया, दो सेम, तीसरा अपोजिट, NO, NO, ON, तो ये दो अलग है। ठीक है, इसका पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कोई कैसे भी सिखा सकता है, पर मैंने बहुत शॉर्टेस्ट ट्रिक निकाली है। अगर तुम्हारा हाथ ऐसे चलता है कि हर कोई ग्रुप तुम ऐसे लगा रहे हो, NO जैसे तुमने लगाया N और O, N और O, N और O, तुम ऐसा लगा लो इसमें कि NO, 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 अब तुम्हारे लिए ठीक है। मतलब NO, O खत्म हो गया, N शुरू, NO, O खत्म हो गया, N शुरू, N खत्म हो गया, O शुरू। ठीक है, बाकी में दो में फिर सेम लगा के तीसरे में तुमने अपोजिट लगा देना। इसमें भी NO, NO, इसमें ON। ठीक है, तो दीज आर द टू डिफरेंट आइसोमर्स। कितना टाइप हो गया था? 8। उसके बाद है टाइप 9। टाइप 9 आएगा MA2 और AA। इसका मतलब क्या हुआ कि दो तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, जैसे Cl लगा दिए, बाकी दो लगा दिए इथिलीन डाइअमीन। ठीक है, ऐसे तो ये वाला सिस आएगा, इसका ट्रांस भी बन सकता है। पेपर में टाइप खुद पहचाननी है, कुछ भी पूछ सकता है। ये तो ये वाला ट्रांस है, ये वाला सिस है। ठीक है, तो टाइप 9। टाइप 10, 10 करा देती हूँ, वैसे 12-13 बना ही लेते हैं हम। क्या बनाया तुम्हें? A2 AA लगाया ना, ये ट्राई योर सेल्फ। MA2 AB, ये ट्राई योर सेल्फ, जैसे सिखाया था वैसे कर लेना, ट्राई योर सेल्फ। MAA को ऊपर नीचे लगा देना ऐसे, और एक बार A, चलो मैं बना ही देती हूँ, गड़बड़ ना कर दो तुम। ये अगर तुम AA को ऐसे लगाओगे और AB को ऐसे लगाओगे ना कि BA और BA, तो ये तो बनेगा ऑल ट्रांस, यानी कि ट्रांस। अगर तुमने इसको सिस लगाना है फिर तो मुश्किल ही नहीं है कि तुम AA को पहले सिस लिखो, फिर तुम AB लिखो, फिर तुम रेगुलर चलो AB, तो ये तुम्हारा आ गया सिस। ठीक है, इस तरह से 10 ही बहुत है, इन्हीं में से लग जाता है। तो इसके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका कंप्लीट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आता है। इज दैट क्लियर? अरे यस, हो क्या नहीं तुम क्लास में? क्लियर है और नॉट? Yes, ma'am. बाकी सुन नहीं रहे हो क्या? इतना मुश्किल है तो ड्राइंग है, मतलब व्हेन यू विल सी द नोट्स यू विल सी कि बहुत आसान है ये तो। अच्छा बताओ, मुश्किल लग रहा है क्या? तन्वी, मुश्किल लग रहा है? मैम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। आपने पढ़ा है CBSE या बोर्ड्स में? नो मैम। आप ऐसे करना तन्वी कि आप ना इसको आज पढ़ लेना, और जब रैंकर्स का बैच होगा ना मेरे से पूछ लेना, मैं नोट्स जल्दी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ओके मैम। अगर फिर भी नहीं आया तो टेंशन मत लेना, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में रिपीट करा दूंगी, स्लाइड्स यही चला दूंगी। वो मुझे तो एक्चुअली में ये है ना कि इसका बहुत कम आना है, या जैसा आता है वो बहुत इजीली लग जाता है। तो जिसको कंफ्यूजन लग रही है वो पढ़ लो, मैं आगे नहीं करवाती हूँ। ऑप्टिकल वाला थोड़ा और कंफ्यूजन है, पर ऑप्टिकल इन्हीं एग्जाम्पल से ही निकल जाता है। तो आप पढ़ लो, नहीं आया तो एक बार रैंकर्स में पूछ लेना, रैंकर्स में से भी नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। पहली बार तो लगता है, देखो जिसको मतलब पहली बार बनाना होता है फिर लगता है क्या क्या करी जा रहे हैं, कितनी टाइप्स हैं, बट एक बार आप बनाओ। पहले वाली तो आसान लगी होंगी, 4 वाली तो, है ना? यस मैम, वो ठीक थी। ये भी आ जाएंगी बच्चा। जिंदगी में जो नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में नहीं, मुझे कहना चाहिए, जिसको आप अंडरस्टैंड कर जाते हो तो वो आपको इजी लगने लग जाता है। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस, तो मैं लगेगा कुछ भी नहीं था, ड्राइंग ही है। अच्छा एक बात लिख देती हूँ, आगे नहीं पढ़ाती, ऑप्टिकल कल कराऊंगी। बस एक बात लिख देती हूँ कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, एग्जाम्पल कोई नहीं बनाऊंगी इसकी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पे होना चाहिए। No plane of symmetry should be there. कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मजे की बात पता क्या है? जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैव वन मॉलिक्यूलर प्लेन। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एक मॉलिक्यूलर प्लेन तो होता ही होता है।
मॉलिक्यूलर प्लेन होता ही होता है, मतलब कि अपना मॉलिक्यूल का प्लेन है ही है ना। आप ऐसा सोचो ना कि बॉल्स लगी हैं कॉर्नर पे स्क्वायर के, आप काट दोगे तो ऊपर वाली बॉल और नीचे वाला बॉल का पोर्शन सेम आएगा ना। अरे कोई चीज यस ऐसे मैम। फ्लैट है, इसको ऐसे काट दोगे तो यहाँ कोने पे जो चार चीजें हैं उसको लेट्स टेक इट एज अ स्फीयर ना, बिकॉज इफ इट इज अ एटम तो यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला पोर्शन सेम आ जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में वन मॉलिक्यूलर प्लेन होता ही है, सो दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो दे आर always optically inactive and they don't give optical isomers। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल नहीं पढ़ना, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ना। टेट्राहेड्रल में सारे ही सिस्ट्रांस नहीं कर सकते हो आप, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल नहीं होता, और स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल नहीं होता, तो एक एक पोर्शन तो आपका कट गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज गिवन बाय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओनली। गिवन बाय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओनली। टेट्राहेड्रल क्या देते हैं? ऑप्टिकल। और स्क्वायर प्लेनर क्या देते हैं? ज्योमेट्रिकल। अब ये कौन से ऑप्टिकली, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये, नेगेटिव मत पढ़ लेना, ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें तो तुम्हें पता ही है कौन सी टाइप देती है, जो MABCD वाली होती है ना, ये वाली होती है ऑप्टिकली एक्टिव। बस खत्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला खत्म। वो पता है ना आपको, जिसमें चारों डिफरेंट होते हैं वो देती है आपकी ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रह गया, वो इन्हीं एग्जाम्पल से पढ़ लेना। मैम एक बार स्लाइड्स दिखा दो हाँ स्टीरियो हाँ, आइसोमेरिज्म मैं की। यही सोच रही थी, कहाँ से दिखाऊं, शुरू से दिखा दूं कि, रुको रुको रुको, थोड़ा ना मैंने स्पीड में भी, ये तो आगे होंगे है ना, ये वाले भी यस दिखाने मैम। हैं। नो मैम। देखो इट विल टेक सम टाइम, बट इतना फॉर द श्योर है कि आ जाएगा, इतना बड़ा है नहीं है। जब तुम मुझे बोलोगे तब मैं शिफ्ट कर दूंगी। डन मैम। देखो कितने बच्चे भाग गए, हाँ डर के। आइसोमेरिज्म ने इतना डरा दिया तुम लोगों को। डन मैम। डन मैम। डन मैम। डन मैम। डन मैम।
डन मैम। डन मैम। डन मैम। ये ट्राइज और सेल्फ हटा देती हूँ, कट टू दिया। जस्ट आफ्टर द क्लास ही ना मैं इसके नोट्स अपलोड कर लूंगी, ताकि आप लोग जब मेरे पास दोबारा आओ ना, उसमें जो जो डाउट है उसको पूछ सको, क्योंकि अगर कोई टॉपिक रह जाता है ना तो फिर लंबा खिंच जाता है टाइम। टुडे इज अ वेडनेसडे ना, अभी है फ्राइडे वाली क्लास भी। ये तो डन मैम। डन मैम। बस उसके बाद तो नहीं। तो बताओ जी, इज दैट क्लियर? यस मैम। So what you people can do, you people can revise it, and if you are facing any doubt, you can ask me. एक फेवर मैं कर देती हूँ, मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगी ताकि आपके पास रिवाइज करने के लिए ना ये कुछ आर्ट्स हैं, आप उसमें कर सकते हो। तो व्हेन वी विल मीट अगेन ना, तो उस टाइम पे आप डिस्कशन कर लेना, आगे नहीं कराऊंगी बिकॉज थोड़ा सा अगर आपको हार्ड लग रहा है तो। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास में हम काइनेटिक स्टार्ट करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू विद दैट। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम।